तो लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन पढ़ा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन, राइट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, उनका कोगुलेशन कैसे होगा। और आप सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो जिन दो मीडियम से मिलके बने हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े लविंग नेचर रखते हैं, राइट। और जब लविंग नेचर रखते हैं तो एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, तो स्टेबल होते हैं और उनका कोगुलेशन उतना ईजी नहीं होता। क्लियर हो गया। तो सीधा सा मामला है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो एज यूजुअल चार्ज, जो लायोफोबिक में भी था कि उसके पार्टिकल पर चार्ज का होना, और दूसरा उन दोनों का सॉल्वेशन, एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल जाना। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम लायोफोबिक छोड़ दिया है, अब लायोफिलिक पे आ गए हैं, जहाँ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के लिए लविंग नेचर रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर आ गए हैं। तो प्रश्न था कि भाई किसी लायोफिलिक सॉल की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर उनका चार्ज, और वो इजीली सॉल्वेट हो रहे हैं। अब प्रश्न आता है भाई, अगर उनका हमें कोगुलेट करना है, कोगुलेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सीधा सा मामला, इन दो फैक्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा। चार्ज को रिमूव कीजिए, सॉल्वेशन को ख़त्म कीजिए। चार्ज को रिमूव करने का तरीका आपको पता है, कैसे चार्ज रिमूव होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए। सो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के कोगुलेशन के लिए वन मेथड सजेस्ट किया, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कीजिए। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में से, एक्टिव आयन, राइट, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव एडजॉर्ब हो जाएगा, और फिर अब न्यूट्रलाइजेशन और कोगुलेशन हो जाएगा। क्लियर। दूसरी तरफ बात आती है कि सॉल्वेशन जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। सॉल्वेशन का मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के लिए हाईली लविंग है, तो इनका जो इंट्रैक्शन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल जो है उनका कोगुलेशन हो जाएगा। अब उसको ख़त्म करने का जो मेथड है, तरीका है, वो ध्यान से समझना। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक हाइड्रोफिलिक सॉल है, ए और वाटर दोनों एक दूसरे के लिए बड़े लविंग हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग सॉल है। क्लियर हो गया। अब इस वाटर लविंग सॉल में हमने कुछ सॉल्वेंट ऐड किया, एल्कोहल ऐड कर दिया, CH3OH ले लो, इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH पोलर है। एसीटोन ऐड कर दो, राइट, CH3CO CH3 है। ये दोनों के दोनों वाटर लविंग हैं। CH3 ये भी वाटर के लिए वाटर लविंग है। तो ये क्या करेंगे भाई कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में से वाटर को बाहर निकाल लेंगे। अब आपका कोलाइडल पार्टिकल जो है उसका डिहाइड्रेशन हो गया, राइट, उसमें से डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया। डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया तो आपका डिस्पर्स्ड फेज जो बच गया वो आपका कोगुलेट के फॉर्म में अलग हो गया है। समझ आया पॉइंट। दोबारा से देखिए क्या किया कि एक हाइड्रोफिलिक सॉल था, कोई भी एक कंपोनेंट वाटर के साथ अपना कोलाइडल सॉल बना रहा था। हमने क्या किया, एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड किया जो वाटर लविंग था, राइट। तो व्हेन सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, सो आई राइट हियर OH, और एसीटोन जिसमें कीटोन है, आर एडिड टू हाइड्रोफिलिक सॉल, द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसमें से डिस्पर्जन मीडियम बाहर चला जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। और इस कंडीशन में अब बहुत थोड़े से अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने ऐड कर दिया ना तो कोगुलेशन हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अब भी क्या ज़रूरत है,
इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम एक बहुत अच्छी लेयर बना लेता है डिस्पर्ज्ड फेज के चारों तरफ। तो वो डिस्पर्ज्ड फेज के चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम की लेयर थी, और डिस्पर्जन मीडियम को वाटर को रिमूव कर दिया किसके द्वारा, अल्कोहल और एसीटोन के द्वारा। सो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व किस चीज़ से की वजह से स्टेबल है, स्टेबल है चार्ज की वजह से और सॉल्वेशन की वजह से। तो कोगुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज ख़त्म कर दो। कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हो जाएगा। दूसरा तरीका कि उनका सॉल्वेशन बहुत अच्छा है, तो सॉल्वेशन अच्छा है तो एक सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दो। सूटेबल सॉल्वेंट इस तरह से ऐड किया जाएगा कि वो उसमें से डिस्पर्जन मीडियम को अपनी तरफ खींच ले, ताकि डिस्पर्ज्ड फेज जो है वो कोगुलेट कर जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, वन मोर टॉपिक दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हम सबको पता है भाई कि लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल है लायोफोबिक से। लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल है किससे, लायोफोबिक से, फोबिक से, राइट। और किसकी वजह से है, क्योंकि लायोफिलिक में एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, अच्छे से सॉल्वेटेड हो जाता है। डिस्पर्जन मीडियम पूरे तरह से डिस्पर्ज्ड फेज को कवर कर लेता है चारों तरफ से, क्योंकि लविंग नेचर रख रहे हैं, राइट। सो लायोफिलिक कोलाइड्स सॉल्यूशन में एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने की। और कैसे प्रोटेक्ट होगा कि जब किसी लायोफोबिक में आप लायोफिलिक ऐड कर दो, तो लायोफिलिक चारों तरफ अपनी एक लेयर बना लेगा। लायोफिलिक पार्टिकल फॉर्म ए लेयर अराउंड लायोफोबिक, राइट। और लेयर बनते ही अब ये जो बन गया, अब इसकी इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज था, राइट। और वो जो चार्ज है वो किससे प्रोटेक्ट हो गया, क्योंकि उसके चारों तरफ तो किसकी लेयर आ गई, लायोफिलिक की लेयर आ गई। लायोफिलिक की लेयर आते ही जो कोलाइडल चार्ज्ड पार्टिकल थे वो इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट हो गए। सो इस तरह से हमने जो लायोफिलिक कोलाइड यूज किया है उसे प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं भाई। प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब वो लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से, कोगुलेशन होने से। कल तक हम कोगुलेशन कर रहे थे, आज हम उसको बचा रहे हैं कि आखिर कैसे बचाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। ये लायोफोबिक है, राइट। और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पर चार्ज है, इसमें लायोफिलिक ऐड कर दिया, चारों तरफ से लायोफिलिक का लेयर बन गया, और वो लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है लायोफोबिक को, किससे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, आयंस से प्रोटेक्ट कर रहा है। और आयन से प्रोटेक्ट हो गया तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, कोगुलेशन नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। सो दैट इज लायोफिलिक सोल का कोगुलेशन कैसे करेंगे और प्रोटेक्शन कैसे होगा, ये हमारे दो मेथड थे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो इमल्सन को लेकर आ रहा है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करो। मिसिबल नहीं होना चाहिए, मिसिबल दो अगर होते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना लेते हैं। इमिसिबल हैं या पार्शियली मिसिबल है, अच्छे से एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, लविंग नहीं है, स्पेशल मेथड से ही घोला जाएगा, राइट। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा उसे इमल्सन कहते हैं। सीधा सा मामला है भाई, दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुलनशील नहीं हैं, तो एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहेंगे। ए और बी दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे इसका मतलब इनका नेचर सेम नहीं है। तो एक एडिशनल सब्सटेंस डाला जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहोगे, और वो इमल्सिफाइंग एजेंट इनमें से किसी एक के नेचर को चेंज करेगा, और नेचर चेंज होते ही दोनों एक दूसरे के लिए लविंग हो जाएंगे, और लविंग होते ही दोनों एक दूसरे में मिक्स होके और कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। और लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन आप सबको पता है क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है भाई। पॉइंट क्लियर है। लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। दो तरह का इमल्सन बनता है भाई, और वो इमल्सन है आपका ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप में डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, और वाटर इन ऑयल टाइप में
डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है, ये ध्यान रखना, ये डिस्पर्जन मीडियम है। और ऑयल इन वाटर में डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वाटर है। एग्जाम्पल समझिए, मिल्क ऑयल इन वाटर टाइप का एक इमल्सन है, जबकि बटर मिल्क से ही तैयार होता है, क्रीम। बटर जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है। तो पहली बात, ऑयल इन वाटर का मतलब जहाँ वाटर डिस्पर्जन मीडियम वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, और जिस इमल्सन में ऑयल डिस्पर्जन मीडियम हो वो आपका वाटर इन ऑयल टाइप है। अब प्रश्न है भाई कि आपको एक इमल्सन दे दिया बटर, आपको पता लगाना है ये किस चीज़ का है। आप इस बटर के अंदर वाटर ऐड कीजिए और बताइए ये वाटर में घुल जाएगा या नहीं घुलेगा? वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, बटर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब इसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर नहीं है। वाटर में डिजॉल्व हो जाता अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर नहीं है, और डिस्पर्जन मीडियम वाटर नहीं है तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऑयल है। तो इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप। क्लियर है? और एक एग्जांपल और लीजिए, आप को एक एग्जांपल देते मिल्क, दैट इज मिल्क। किस टाइप का है? ऐड करो वाटर, बताइए मिल्क में वाटर घुल जाएगा या नहीं घुल जाएगा? यस, वाटर डिजॉल्व कर लेगा मिल्क को। इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर रहा है, और डिस्पर्जन मीडियम वाटर रहा है तो मिल्क ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। क्लियर? इमल्सन दो तरह के, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। जो इमल्सन वाटर में डिजॉल्व हो जाए वो ऑयल इन वाटर, और जो वाटर में डिजॉल्व ना हो वो आपका ऑयल में डिजॉल्व होगा, वो आपका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है। पॉइंट क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए भाई कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और, कि इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल। सबको पता है भाई ऑयल इन वाटर तो वैसे ही लविंग नहीं है। सो ऑयल इन वाटर का जो इमल्सन है वो अनस्टेबल होता है, राइट। एंड कई बार थोड़ी देर के लिए जब आप इसको छोड़ दोगे ना तो अलग लेयर बना लेता है भाई, डिस्पर्ज्ड फेज अलग हो जाता है और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाता है, ये मामला है, राइट। तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक थर्ड कंपोनेंट जिसे क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा कि एक इंटरफेशियल फिल्म बना लेगा इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बीच में, मीडियम के बीच में, और दोनों के बीच में एक फिल्म बना के, और वो उनके मीडियम को अफेक्ट करेगा। कि मान लीजिए एक फिल्म बना दिया, पहले क्या हो रहा था, ए और बी लविंग नहीं थे, फिल्म बनाने से क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से लविंग नेचर शो कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि किसी एक के नेचर को चेंज कर दिया जाएगा, उसके सराउंडिंग में फिल्म बन जाएगी, और वो अब दोनों एक दूसरे के लिए लविंग बन जाएंगे। यानी ए और बी लविंग नहीं थे, लेकिन बी के सराउंडिंग में एक लेयर बनते ही नेचर सेम हुआ, नेचर सेम हुआ तो दोनों लविंग हो गए। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन डिस्कस अबाउट इमल्शन, जहाँ आप इमल्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, राइट। इमल्सन को कितना भी डिस्पर्जन मीडियम से डाइल्यूट किया जा सकता है। यानी आपके पास एक इमल्सन है बटर, आप इसमें सबको पता है बटर जो है ना वो ऑयल इन वाटर है। गलत बोल गया, बटर वाटर इन ऑयल टाइप है। अब बताइए भाई, वाटर इन ऑयल टाइप है, आप इसमें कितना भी ऑयल डालिए ये डिजोल्व कर लेगा, डाइल्यूटेड बाय डिस्पर्जन मीडियम। आप इसमें वाटर डालिए डिजोल्व नहीं करेगा। सो इमल्सन जो है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, राइट। और अगर ये कह रहा है डिस्पर्ज्ड फेज डाल दिया तो फिर अलग लेयर बना लेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल फिर ले लेते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते आए हो। जैसे आपका वाटर है, अब हम सबको पता है वाटर जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप है, डिस्पर्जन मीडियम या वाटर है, राइट। डाइल्यूट करो तो आप कितना ही वाटर डाल दो,
डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज डाल दिया ऑयल, तो ये एक सेपरेट लेयर बना लेगा। सो दिस इज़ द फिनोमेना। और इमल्सन एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो सभी प्रॉपर्टी शो करता है, ब्रोनियन मोमेंट, टिंडल इफेक्ट, सभी जो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते थे। अब क्वेश्चन आ रहा है भाई कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ वो एग्जाम्पल जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको कोलाइडल समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अब आप इन एग्जाम्पल्स को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ कितना सारा कोलाइडल सॉल्यूशन मौजूद है, राइट। जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में सराउंडिंग में फेस कर रहे हैं, उनमें अधिकतर चीज़ें कोलाइडल हैं। आप समझिए, जो क्लॉथ आप पहन रहे हो वो कोलाइडल है, जो फर्नीचर आप यूज कर रहे हो वो कोलाइडल है, जिस घर में आप रह रहे हो वो कोलाइडल है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो कोलाइडल है। क्लियर? जो फूड पार्टिकल्स आप खा रहे हो, मिल्क, बटर, हलवा, मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल करिए, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, राइट, इज ऑल आर कोलाइडल्स। सो क्लियर है? तो आपके लिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, ये सभी चीज़ें आपके लिए कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, और देखिए भाई, जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बात करना है, एनसीईआरटी को पढ़िएगा अच्छे से, बहुत वैल्यूएबल बुक है आप सबके लिए, कि कोलाइडल सॉल्यूशन का हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा कि भाई किन किन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे। भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये कह रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स और हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे ब्लू कलर है स्काई का, हमने लास्ट टॉपिक्स में भी पहले भी बात किया था कि स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, कि स्काई और हमारे बीच में जो वाटर के पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उन सब के अंदर जब लाइट का ब्लू कलर स्कैटर होकर हमारी आई तक पहुंचता है, तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। यानी हमारे और स्काई के बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल हैं। सन से आने वाली लाइट का कौन सा पार्ट? ब्लू पार्ट स्कैटर होकर हमारी आई तक पहुंच रहा है, और आई तक पहुंच रहा है तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। क्लियर है पॉइंट? कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई आपका अर्थ के वाटर की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिए ध्यान से। और जब आपने ये बात भी पढ़ा है कि जो स्पेस क्राफ्ट में ऊपर जाते हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए, उन लोगों को स्काई ब्लैक दिखाई देता है ऊपर जाने के बाद, क्योंकि अपर में एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्लैक दिखाई देगा। क्लियर है? ओके, अब हमारा अगला एग्जाम्पल है कि जब एयर का लार्ज मास अपने साथ डस्ट पार्टिकल ले ले, एयर और डस्ट पार्टिकल, राइट, और वो उसके ड्यू पॉइंट से, जिस पॉइंट पर ड्यू बनता है, उससे बिलो कूल हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये जो मॉइस्चर है ये कंडेंस हो जाएगा उस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर, उस पार्टिकल के अराउंड, और ये ड्रॉपलेट्स बना लेगा। तो ये जो ड्रॉपलेट्स बनी है ना भाई, ये नेचर में कोलाइड्स होती है, जिसको आप मिस्ट या फॉग कहते हो। आप लोग दिल्ली की कंडीशन से बड़े अवेयर हो कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ ड्यू टू फॉग, और स्पेशली स्मोक और फॉग दोनों चीज़ मिलके वहाँ स्मोक बनाते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल्स लिविंग द एनसीआर, राइट, क्योंकि एनसीआर में ज़्यादा प्रॉब्लम है ये आपका, किस चीज़ का? स्मोक का। तो मिस्ट और फॉग पता चला किस वजह से बना, दोबारा से समझ लीजिए कि डस्ट पार्टिकल अपने चारों तरफ डी पॉइंट पर वाटर को कंडेंस कर लेते हैं, और ये जो बना है इसे ही मिस्ट या फॉग कह रहे हैं। ओके, आगे देखिए भाई कि हमारा जो क्लाउड है, राइट, उसके अंदर क्या होता है? क्लाउड्स में वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड है। वहाँ वाटर सस्पेंडेड है किसके अंदर? एयर के अंदर। सबको पता है क्लाउड्स में वाटर है और एयर है, दो ही चीज़ है और कुछ नहीं है, राइट। अब बात आता है भाई बारिश कैसे होती है?
कंडेंसेशन अगर अपर एटमॉस्फेयर में हो गया तो ये वाटर के पार्टिकल कंडेंस होकर साइज में लार्ज हो जाते हैं, और जब ये लार्ज हो जाते हैं तो जब ये ग्रो लार्जर 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 हो गए तो ये रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। बारिश कैसे होती है? क्लाउड जो है वो वाटर और एयर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस करते हैं और एग्रीगेट होते जाते हैं, बिगर एंड बिगर होते जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो जब लार्ज साइज़ का हो जाते हैं तो वो फिर अर्थ पर आ जाते हैं, किसके फॉर्म में? रेन के फॉर्म में। दूसरी तरफ बहुत बार रेनफॉल कब भी होती है? जब दो अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड आपस में मीट होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, ये नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, दोनों मिलते ही न्यूट्रलाइजेशन होगा, एग्रीगेट होगा और रेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने सुना होगा कि आपके स्काई के अंदर ऐसे क्लाउड दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको पता है वाटर है, आपको पता है ऐसे वाटर स्पेशली ब्लैक ब्लैक कलर्स के दिखाई देते हैं, राइट, वो आपको पता है। अब आप चाहते हो कि ये यहीं बारिश कर दें, उसी समय आप बारिश कराना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड सॉल, जैसे कि आपने इलेक्ट्रीफाइड सैंड को स्प्रे किया। अब वो जो इलेक्ट्रीफाइड सैंड है या जो सॉल स्प्रे किया है उसका चार्ज इस क्लाउड के चार्ज का अपोजिट है। अब स्प्रे करने के लिए एरोप्लेन्स का सहारा लिया जाएगा। अब देखिए, क्लाउड पर चार्ज मान लो पॉजिटिव है, स्प्रे किया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्प्रे करते ही न्यूट्रलाइजेशन होगा, एग्रीगेट होगा और रेन हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली बहुत सारे देशों में करवाया जा चुका है। चाइना में एक बार ओलंपिक्स हुए थे, किसी पर्टिकुलर स्टेडियम पर मैच होना था, पता चला कि जो बादल अभी 200 किलोमीटर दूर है वो मैच के टाइम पर यहाँ आके रेन करेंगे, तो उनको 200 किलोमीटर पहले ही रेन करवा दिया गया था उससे। तो ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा करवाए गए हैं, राइट। ब्लड एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। एल्ब्यूमिनाइड सब्सटेंस, बायोलॉजी के स्टूडेंट एल्ब्यूमिन से बहुत अच्छे से परिचित है, उसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। सेप्टिक एक्शन ऑफ अलम एंड फेरिक क्लोराइड, अलम और फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल जब जहाँ ब्लड बह रहा होता है उसकी क्लोटिंग के लिए होता है, तो वो भी आपका एक कोलाइडल का एग्जाम्पल है। सोयल के बारे में बात करिए, फर्टाइल सोयल जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है वो कोलाइडल होती है नेचर के अंदर, और उसमें ह्यूमस नमी जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करती है, उसके चारों तरफ ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलाइड के तौर पे इकट्ठा हो जाता है, राइट। और कोलाइडल नेचर की वजह से सोयल मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो न्यूरिशिंग मटेरियल है जो प्लांट्स को चाहिए उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। आप लोगों ने डेल्टा के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा, समुद्र जहाँ नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं, रिवर जहाँ सी में मिलती है वहाँ डेल्टा बनता है, राइट। अब क्या होता है भाई कि रिवर का जो वाटर है वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका? क्ले का। रिवर के वाटर में बह रही क्ले और वाटर दोनों मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो सी है वहाँ पर मौजूद है सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। अब साइंस के स्टूडेंट हो, इतने बताने के बाद समझ में आ जाएगा कि जब क्ले युक्त कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ही सी वाटर में एंटर करता है तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी एक्टिव आयन की वजह से वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होते ही न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होते एग्रीगेट होकर वहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि किस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए रिवर वाटर क्या है? रिवर वाटर के अंदर वाटर और क्ले का कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे ये सी वाटर में आती है, सी वाटर में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इनके चार्ज को ख़त्म करके न्यूट्रल करेगा और एग्रीगेट कर डेल्टा का फॉर्मेशन करेगा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, ये देखिए भाई,
स्मोक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और स्मोक जो है वो नेचर में कोलाइडल है। तो जब स्मोक को चिमनी में से जब स्मोक गुजर रहा होता है भाई, तो चिमनी के अंदर बहुत सारी इस तरह की प्लेट लगा दी जाती हैं जिनका चार्ज स्मोक के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल है उनके चार्ज का अपोजिट है। तो जैसे ही स्मोक इसके पास से गुजरता है, वो जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं वो इन प्लेट की तरफ आकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने चार्ज को लॉस कर देते हैं। चार्ज को लॉस करते हैं न्यूट्रल होते ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं भाई। क्लियर हो गया। और वो फिर नीचे चैम्बर में इकट्ठे होते रहते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेटर है उसको इसने कोटरल प्रेसिपिटेटर नाम दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए, प्योरीफिकेशन करने के लिए, अब वाटर का प्योरीफिकेशन भाई आप सबको पता है कि वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड कंपोनेंट है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है, उनको बाहर निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्या किया जाता है भाई कि अलम एक तरह का सॉल्ट ही है, आप लोग पढ़ोगे, डबल सॉल्ट बोलते हैं, थोड़ा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वो क्या करता है भाई, अलम इनमें से सारी इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेट कर देता है, और सारी इम्प्योरिटी कोगुलेट करते आप फिल्टर कर लीजिए, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर बच जाएगा। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो नेचर में कोलाइडल होती हैं, जैसे एर्गिरोल सिल्वर का सोल है, आई लोशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। कोलाइडल एंटीमनी काला अजर नाम का बीमारी का इलाज करता है। गोल्ड का जो कोलाइडल सोल है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, एक तरह का एंटासिड है, राइट। कोलाइडल मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो वो इजीली एक्शन कर पाती हैं। आप सबको पता है कि सरफेस एरिया लार्ज होने से वो अपनी सरफेस इजीली प्रोवाइड कराती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेदर की इंडस्ट्री में टैनिंग शब्द बहुत सुना होगा, लेदर को हार्ड किया जाता है। तो जो पशुओं की खाल होती है, एनिमल हाइड्स, वो नेचर में कोलाइडल होती है। अब एनिमल हाइड्स जो है वो नेचर में कोलाइडल है। तो इसके अंदर एक टैनिन नाम का सब्सटेंस ऐड किया जाता है, राइट। और ये हाइड है जो, क्लियर हो गया, ये क्योंकि नेचर में कोलाइडल है। तो जब इस हाइड के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टैनिन डाला जाता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दोबारा से सुन लीजिए कि हम लोग इस फिनोमिना में करने क्या वाले हैं। एनिमल हाइड कोलाइडल है नेचर के अंदर, ये है एनिमल हाइड, और नेचर में ये क्या है, कोलाइड है। तो जब कोई भी हाइड जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब कोई भी हाइड जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको शॉक किया जाता है किसके अंदर, टैनिन के अंदर, राइट। और टैनिन जो है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल हाइड पॉजिटिवली चार्ज, टैनिन नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, कोगुलेशन होगा, और इससे आपका लेदर हार्ड हो जाता है। शॉप का क्लीनिंग एक्शन में मिसलीज का फॉर्मेशन पढ़ा हमने, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है, फिल्म जो होती है, आजकल तो खैर आपका डिजिटल कार्ड आ गया है जो आप लोग मोबाइल्स के अंदर डालते हो चिप, लेकिन पहले फिल्म होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म, राइट। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये प्रिपेयर की जाती थी किससे, कि एक इमल्सन बनाया जाता था, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड, और किसके अंदर, इन जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट और सेल्यूलॉइड फिल्म, राइट। AgBr का एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता था। ये लाइट सेंसिटिव है। वो फोटोग्राफिक फिल्म आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा कि उसको कैमरे में डालने के लिए अंधेरे में ले जाना पड़ता था, लाइट के ऊपर बहुत तेज़ी से एक्शन ख़राब हो जाती थी वो फिल्म, राइट। तो ये भी एक है। रबर इंडस्ट्रीज में, रबर जिस चीज़ से मिलता है उसे लेटेक्स बोलते हैं, कच्चा जो पदार्थ है, राइट, वो नेचर में कोलाइडल है, क्लियर हो गया, और नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके कोगुलेशन से रबर ऑब्टेन होता है। और इंडस्ट्रीज में पेंट, इंक, आपका ल्यूब्रिकेंट, सीमेंट, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ये सारे के सारे कोलाइडल हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। आप लोग जितना समझने का कंटेंट है एप्लीकेशन में वो समझ लीजिए,
कोलाइडल अराउंड अस में जितना भी समझने का कंटेंट है वो समझ लीजिए, वो आपको याद होना चाहिए। जितना क्रैमिंग का काम है ना, वो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जब आप रिवीजन करो तब आप करिएगा उसको। तो ध्यान रखिए, अभी आपको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं इस टॉपिक को कि अभी आप लाइन टू लाइन अभी याद करने लग जाओ, लेकिन आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ याद हो पा रही है उसको याद रखिए, जो याद नहीं हो पा रही उसको मार्क करिए कि सर ये अभी याद नहीं हुआ है, रिवीजन के टाइम करिएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, क्रैमिंग पे मत जाइए अभी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सरफेस केमिस्ट्री। अब नया यूनिट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।